हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी करंट अफेयर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था शासन, चैप्टर 1। भारत का संवैधानिक विकास कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853, और दूसरा, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। ब्रिटिश संसद की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारविल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वारविल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के
चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य भी करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कराने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके व्याख्या देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सेकंड क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सेकंड, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी के दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 एक्ट के द्वारा की गई थी, परंतु लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नहीं थे। एलिजा लिम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिस कारण बस ऑप्शन केवल 1 आंसर सही होगा। क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सूची तथा सूची 1 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश मिशनरियों को भारत अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्ति। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, उसका अनुसार आंसर ऑप्शन बी होगा। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पिट्स का भारत अधिनियम 1784
नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 चार्टर एक्ट, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1827, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन केवल 1 और 2, केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसके उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल और एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। उत्तर है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। सेकंड, इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, जिसे समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को सिर्फ समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया।
इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के लिए प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उत्तर है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा कांचन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। थैंक यू। यदि यह आपको अच्छा लगे वीडियो, देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन क्लिक करें, ताकि अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।